हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 5वां पाठ। पाठ का नाम है मिठाई वाला और इस पाठ के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। सानिध्य का अर्थ है समीपता, यानी वो बच्चों के पास रहना चाहता था, बच्चों के नज़दीक रहना चाहता था। उसके बच्चों व पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी, यानी मिठाई वाला जो था उसकी पत्नी और उसके बच्चों की समय से पहले ही मृत्यु हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीज़ें लाया करता था, इसलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे, यानी चारों ओर से बच्चे उसके पास आ जाते और उससे अपनी पसंद की चीज़ें खरीदते थे। वह बच्चों की फरमाइशें पूरी करता रहता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावा वह इन चीज़ों को तैयार करवाता था तथा बच्चों के उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था, यानी वो बच्चों की पसंद की अलग अलग प्रकार की चीज़ें इसलिए लेकर आता था ताकि बच्चे उन्हें रुचि से खरीदें और प्रयोग करें। हमारा अगला प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर है, मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना यानी अपनापन दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी जिसके चलते बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। हमारा अगला प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। ग्राहक यानी जो चीज़ों को खरीदना चाहते हैं वो ग्राहक कहलाते हैं और विक्रेता जो वस्तुओं को बेचता है वो विक्रेता कहलाता है। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? उत्तर है, विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है, देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। इस प्रकार की बातें मुरली वाले से कही गई। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता कि वस्तुएं मूल रूप से कितने पैसे में बनी हैं। उनका दस्तूर होता है कि वो दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। प्रश्न 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर है, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेलकूद भूलकर अपने सामान, जूते, चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मनचाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफ़ी खुश हो जाते थे और बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? उत्तर है, मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही गा गा कर खिलौने बेच रहा था। रोहिणी को खिलौने वाले का स्वर जाना पहचाना लगा, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण यानी याद आ जाना। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर है, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। इस पर उसने भावुक होकर बताया था कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह मेरे सोने का संसार था, यानी सोने के जैसा सुंदर
सजीला संसार था। उसके पास सुख के सभी साधन थे, स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। उसने कहा कि मैं इन व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते खेलते कूदते उछलते और इठलाते बच्चों में अपने बच्चों की झलक देख लेता हूँ। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे भी अपार संतोष मिल जाता है। यानी जब मिठाई वाला अपनी वस्तुएं बेच देता था और बच्चे उसे पाकर प्रसन्न हो जाते थे तो मिठाई वाले को भी बहुत अधिक खुशी मिलती थी। हमारा 7वां प्रश्न है, अब इस बार ये पैसे न लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो आया। उसे अपने बच्चों की याद आ गई। उसे ऐसा लगा मानो वे अपने ही बच्चों को मिठाई दे रहा है, इसलिए उसने ऐसा कहा। हमारा 8वां प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? उत्तर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के पीछे से बात करने को मजबूर होती हैं। हमारी राय में यह पूर्णतया गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं और दोनों को ही समान दर्जा मिलना चाहिए, एक समान समझना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।